हाँ, आप लोग पहले थोड़ा कैमरा का सेटिंग ठीक कर लो। रेडी हैं? शुरू करें? हाँ। तो दोस्तों, बिहार चुनाव हो गया है खत्म। वोटर्स ने महागठबंधन को बोल दिया है टाटा। तेजस्वी जी के भी सीएम बनने की उम्मीद को कह दिया गया है गुड बाय। और राहुल गांधी जी का भी सारा इल्जाम बेकार हो गया। नमस्ते, स्वागत, वेलकम दोस्तों। रौनक न्यूज 18 इंडिया, वायरल बात रौनक के साथ। एक सेकेंड, इसमें से पहला मेरा नाम है, दूसरा चैनल का और तीसरा हमारे शो का। याद तो होगा आपको, और अगर याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। कौन सा आपको यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि फला शो कौन करता था। हाँ, इस शो को देखकर आप एग्जाम की प्रिपरेशन तो नहीं कर सकते, पर एग्जाम और चुनाव के बीच ऐसा शो आपको एंटरटेनमेंट जरूर देगा। इसलिए अगर आपकी इजाजत हो तो शुरू करें। तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। शपथ ग्रहण समारोह बढ़िया से संपन्न हो गया, पर ताज्जुब की बात यह थी दोस्तों कि शपथ उन्होंने पेपर पर देखकर ही पढ़ा। मतलब अब तक तो रट जाना चाहिए था। इतना प्रैक्टिस है। मतलब बस कह रहे हैं, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। अच्छा, नीतीश कुमार जी शपथ लेने से पहले गवर्नर को यह भी बोल सकते थे कि मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। प्रधानमंत्री मोदी जी भी नीतीश कुमार जी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। उन्होंने बिहार की जनता का अभिवादन गमछा घुमाकर किया। गमछा दूसरी चीज है जो मोदी जी ने बिहार इलेक्शन में घुमाया है। पहली चीज तो महागठबंधन है जिसको घुमा दिया। वाह, क्या सीन है। वेल, अब की बार विपक्ष के चुनाव हारने के बाद ईवीएम ने पहली बार चैन की सांस ली है, क्योंकि पहली बार लोग ईवीएम को ब्लेम नहीं कर रहे, सब लोग वोट चोरी बोल रहे हैं। अच्छा, एनडीए के चुनाव जीतने के बाद आपको लग रहा होगा कि सबसे ज्यादा दुखी महागठबंधन के नेता लोग हैं, पर असल में ऐसा है नहीं। सबसे ज्यादा दुख, शोक, विषाद, पीड़ा, वेदना, दर्द, तकलीफ और कष्ट उन लोगों को हुई है जिनको यह लग रहा था कि महागठबंधन जीतेगी और शराब के ऊपर से बैन हट जाएगा, लेकिन ये हो ना पाया। वैसे बिहार चुनाव में कई और हाइलाइट्स भी रहे, जैसे कांग्रेस को सिर्फ उतनी ही सीटें मिल पाई जितनी ऋतिक रोशन अपनी एक हाथ की उंगली पर काउंट कर सकते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैथिली ठाकुर 21वीं सदी में पैदा हुई देश की पहली विधायक बन गई। अब कोई ये ताना तो कम से कम नहीं मारेगा कि जेनजी कर क्या रहा है। जेनजी ऑफिशियली देश चला रहा है, देखो। और पता नहीं ये अफवाह कौन उड़ा रहा है कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज ही इसलिए की थी ताकि प्रशांत किशोर की बिहार में जीती गई सीटें बता सकें। बाकी बिहार में पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल डालने से पहले लोगों को यह कह सकते हैं कि भाई साहब एक बार जरा मीटर पर पीके की सीटें चेक कर लो। वैसे प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर जेडीयू 25 सीट भी ले आई तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे, लेकिन अब चुनाव के बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया है। इस पर कोई कह रहा था कि शायद एके अब पीके को कॉपीराइट का नोटिस भेज सकते हैं, क्योंकि यू टर्न के सारे राइट्स तो इन्होंने ले रखे हैं। तो मतलब रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव की घर की लड़ाई अब सड़क तक आ पहुंची है। दोनों में भयंकर फाइट चल रही है। इससे पहले तेजू भैया यानी तेज प्रताप यादव लड़ाई करके घर से पहले ही जा चुके हैं। मतलब इस घर में इतनी लड़ाई हो रही है, मेरे को समझ नहीं आता कि इसे फैमिली क्यों कह रहे हो आप। अखाड़ा घोषित कर दो यार। घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। बाकी इस हफ्ते की एक बड़ी खबर यह भी रही कि चेन्नई वालों ने रविंद्र जडेजा को छोड़ दिया और उनको राजस्थान भेज दिया। लोग कह रहे हैं कि लॉयल्टी नाम की चीज नहीं रही दुनिया में। अच्छा, लॉयल्टी ढूंढ रहे हो? रोहिणी जी से पूछो। यहाँ फैमिली में लोग लॉयल नहीं रहते, तुम लोग आईपीएल टीम में लॉयल्टी ढूंढ रहे हो। लॉयल्टी बोला, रॉयल्टी बोला मैंने, अब बोल दिया, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। बाकी दोस्तों, 19 नवंबर को दुनिया ने इंटरनेशनल मेंस डे मनाया। ये बात मुझे 20 नवंबर को पता चली। मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि देखा 19 नवंबर कितना इंपॉर्टेंट डे है। उसने कहा बिल्कुल इंपॉर्टेंट डे है। इस दिन इंटरनेशनल टॉयलेट डे भी मनाया जाता है। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, भारतीय सेना ने पाकिस्तान की गीदड़ भक्कियों का जवाब देते हुए कहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था वो पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। अभी तो पाकिस्तान को बहुत कुछ देखना और झेलना है। पाकिस्तान का सामने से जवाब आया कि ये तो चीटिंग है। अगर सचमुच वो पिक्चर थी तो उससे पहले मुकेश का गुटखा खाने वाला ऐड क्यों नहीं आया। तो पाकिस्तान वालों से कहना चाहूंगा कि पान मसाला खाना और भारत से भिड़ना दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बात तो सही है। अच्छा, श्रीलंका की क्रिकेट टीम अभी पाकिस्तान में है और वहां पर शाहीन अफरीदी ने उनको एक पार्टी दी थी, जिसके बाद श्रीलंका के प्लेयर्स को वो लग गई। उनकी तबीयत खराब हो गई। पाकिस्तान वालों को लगा होगा कि सामने वाले का परफॉर्मेंस तो खराब कर नहीं सकते, खाने में जमाल गोटा मिला के पेट ही खराब कर देते हैं। ये गड़बड़ है बाबा। अच्छा, पाकिस्तान के एक रैपर तलहा अंजुम ने नेपाल में अपने कॉन्सर्ट के दौरान तिरंगा लहरा दिया और दिल्ली धमाके के बाद उन्होंने दुख भी जताया। आगे बढ़ते हैं। आगरा में 2 भाई विधायक बनने का नाटक करके होटल में 18 दिन फ्री में रहे और साथ में अपने ड्राइवर को एक अलग कमरा भी दिलवा दिया।
ऐसे ही लोगों को देखकर तो मोदी जी ने बोला था, क्या बोला था? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तेजस्वी से याद आया, पिछले 2-3 हफ्तों से देश भर में चर्चा का केंद्र सिर्फ बिहार है और उसमें भी नीतीश कुमार है। नीतीश जी के लिए सबके मन में #रिस्पेक्ट आ चुकी है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी में से उन्होंने एंटी और इनकम्बेंसी दोनों अलग अलग करके विपक्ष को पकड़ा दिया है और बोला है कि आप लोग को जैसे चाहिए इसको यूज कर सकते हैं। वहीं पूरी दुनिया ये सवाल कर रही है कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कर दिया कि बार बार लगातार बिहार उनके अलावा किसी और को मुख्यमंत्री बना ही नहीं रहा है। वीडियो में आज यही समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे एक कहानी के साथ। साल 2003 या 4 के आसपास की बात है दोस्तों। विराट कोहली के नाम की चर्चा दिल्ली के क्रिकेटिंग सर्कल में होने लगी थी। लोगों को लग रहा था कि एक लड़का है जो सहवाग और गंभीर की तरह दिल्ली का नाम पूरी दुनिया में ऋतिक करने वाला है, रोशन करने वाला है। दिल्ली की अंडर 17 टीम में विराट कोहली काफी पॉपुलर प्लेयर थे, लेकिन वो इस टीम के अकेले पॉपुलर प्लेयर नहीं थे। उनके साथ इस टीम में एक और लड़का था जो दिल्ली पब्लिक स्कूल के आर के पुरम ब्रांच में पढ़ता था, लेकिन उसके ऊपर क्रिकेट खेलने का ऐसा जुनून सवार था कि उसने क्लास 10th ड्रॉप करके पूरा फोकस क्रिकेट में कर दिया था। कहने वाले कहते हैं कि ये बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग करता था और इसकी कवर ड्राइव भी देखने लायक होती थी, लेकिन ये लड़का अपने क्रिकेट की वजह से नहीं बल्कि इस बात के लिए फेमस था कि इसकी मम्मी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी। इस लड़के का नाम था तेजस्वी यादव, पिता का नाम लालू प्रसाद यादव और माता का नाम राबड़ी देवी। तेजस्वी का पूरा मन था क्रिकेटर बनने का, लेकिन क्रिकेट शायद अकेला ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आप टीम में फिट नहीं हो सकते, चाहे आपके मम्मी पापा मुख्यमंत्री ही क्यों न रहे हो, क्योंकि यहां पर टैलेंट ही चलता है और कंपटीशन टफ होता है। विराट कोहली के साथ तेजस्वी यादव ने अच्छी खासी क्रिकेट खेली है। इनफैक्ट 2008 में जब विराट कोहली अंडर 19 वर्ल्ड कप के कप्तान बनकर गए तो उस टीम के स्टैंड बाय प्लेयर में तेजस्वी यादव का भी नाम था। हालांकि स्टैंड बाय की जरूरत नहीं पड़ी, अगर पड़ जाती तो तेजस्वी यादव भी आज अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर होते। इसके बाद ड्राफ्ट साइनिंग से दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने तेजस्वी यादव को आईपीएल में साइन किया। 2008 से लेकर 12 तक तेजस्वी यादव दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम का हिस्सा रहे। इस बीच उन्होंने सहवाग, एबी डिविलियर्स, गौतम गंभीर, शिखर धवन, शोएब मलिक, डेनियल विटोरी, ग्लेन मैकग्रा जैसे दिग्गजों के साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया, लेकिन उनको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। यानी तेजस्वी 4 साल दिल्ली का हिस्सा होने के बावजूद भी डेब्यू नहीं कर पाए। और जब क्रिकेट में उनकी दाल नहीं गली तो उन्होंने क्रिकेट छोड़ छाड़ कर अपने पिता की तरह पॉलिटिक्स पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उनको लगा होगा कि क्रिकेट की पिच पर तो कुछ कमाल हो नहीं पाया, लेकिन पॉलिटिक्स तो भैया खानदानी विरासत में मिली हुई है, यहाँ पर तो मामला जम ही जाएगा और कभी ना कभी तो सियासत की पिच पर तो सेंचुरी लगेगी और कभी ना कभी तो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे ही। लेकिन 2012 में क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेने के बाद तेजस्वी यादव 3 बार बिहार में विधानसभा चुनाव देख चुके हैं और तीनों बार बिहार के मुख्यमंत्री पद को उन्होंने एक ही इंसान के पास जाते हुए देखा है, नाम है नीतीश कुमार। आप चाहे तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव क्रिकेट में अनलकी रहे क्योंकि उनके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर विराट कोहली थे, उसी तरह पॉलिटिक्स में भी उनके कॉम्पिटिटर पॉलिटिक्स के विराट कोहली यानी नीतीश कुमार रहे, जिनको हराने का सपना लेकर कई लोग पॉलिटिक्स से रिटायर भी हो गए, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी शान और शौकत के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और आज उन्होंने 5वीं टर्म की शपथ भी ले ली। मैं नीतीश कुमार, मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नीतीश कुमार बिहार के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर तो हैं ही, भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर में से वो 7वें नंबर पर आते हैं। 7 थला फॉर अ रीजन। लेकिन एक सेकेंड, 2030 तक अगर उन्होंने अपना टर्म कंप्लीट किया, पूरा किया, तो वो भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि नीतीश कुमार को बिहार में हराना चींटी की टांग में जूता मोजा पहनाने जितना कठिन है? इसको अगर आप समझना चाहते हैं थोड़ा पीछे चलते हैं। नीतीश कुमार 1985 में 1985 में बिहार के हरनौत गांव में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले वो 2 चुनाव हार चुके थे और उन्होंने अपनी पत्नी मंजू को यह कह दिया था कि अगर अब की बार भी हार गए तो पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लेंगे। उन्होंने यही बात इस रैली में लोगों को बोल दी कि मैं आखिरी बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे वोट दे दीजिए, वरना इसके बाद में दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। पब्लिक ने उनकी बात मान ली और 1985 में नीतीश पहली बार चुनाव जीत गए। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बिहार की राजनीति में हमेशा रेलेवेंट बने रहे। वो एक के बाद एक इलेक्शन भी जीतते चले गए और उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए दल की अदला बदली भी करी। उनको ट्रोल्स पलटू राम भी कहने लगे। उनके एक दल से अचानक दूसरे दल में चले जाने पर बहुत सारे मीम्स भी बने। कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार, इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं, हम आपको कुछ कहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का जादू बिहार पर ऐसा छाया कि लालू प्रसाद यादव, जिनके लिए यह कहा जाता था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, उनके फेम को भी नीतीश कुमार ने ओवरटेक कर डाला। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार एक बार फिर बोल पड़े कि अगर वो हार गए तो 2020 उनका आखिरी इलेक्शन होगा।
नीतीश हारे तो नहीं, लेकिन उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड 43 सीटों पर सिमट कर रहेगी। लेकिन बीजेपी को पता था कि नीतीश के बिना काम नहीं चलना, इसलिए उनको चीफ मिनिस्टर फेस बनाना पड़ा। हालांकि उन्होंने 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर नीतीश के पीछे लगा दिए। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक बार फिर नीतीश के साथ मिलकर अपना चुनाव प्रचार नहीं कर रही थी, क्योंकि स्टेट यूनिट चाहता था कि अगर अब की बार एनडीए की सरकार जीते बने तो चीफ मिनिस्टर बीजेपी से ही होना चाहिए। लेकिन पहले फेज के साथ ही बीजेपी को यह बात क्लियर हो गई कि नीतीश के खिलाफ कोई भी एंटी इनकम्बेंसी वाली हवा नहीं चल रही है, बल्कि महिला और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास तो नीतीश कुमार पर और भी ज्यादा भरोसा करने लगा है। इसी वजह से अमित शाह से लेकर सम्राट चौधरी तक सबको यह कहना पड़ा कि भाई बिहार में तो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट खाली नहीं है, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं। 2025 विधानसभा चुनाव में तो नीतीश बाबू ने गर्दा ही उड़ा दिया। जब वोटों की गिनती हो रही थी, शुरुआती रुझान में 3 घंटे के भीतर ही एनडीए की सरकार बहुमत वाले मार्क से बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई थी। जो डैमेज जेडीयू को 2020 में हुआ था, नीतीश कुमार उसे कवर कर चुके थे। चुनाव से पहले नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ी सारी अफवाहें उड़ रही थी, लेकिन नीतीश कुमार के चुनाव प्रमोशन और प्रचार के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपकी खुद की कमर में दर्द होने लगेगा। 74 साल की उम्र में बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने 84 रैलियां की। अगर कंपेयर किया जाए तो उनसे बहुत ही ज्यादा यंग तेजस्वी यादव ने 85 रैली करी, यानी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से सिर्फ 1 रैली कम उन्होंने करी। अब आप सोचो यार, 84 रैली मात्र कुछ ही दिनों में, वो भी 74 साल की उम्र में। हम लोगों को अगर मम्मी संडे वाले दिन धनिया लाने को भी कह देना तो हम लोगों के पैर में हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं, नीतीश कुमार की डेडिकेशन को देखकर होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कह दिया कि भैया जो बंदा दिन में 5-6 रैलियां कर रहा है, उनकी हेल्थ को क्या ही दिक्कत हो सकती है। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, नीतीश जी मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी के हिसाब से रोज 4 सभा कर रहे हैं, सबके बीच में जा रहे हैं, और कम से कम 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलोगे तब 4 सभा कर पाओगे। कहाँ हेल्थ का सवाल है। लेकिन कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को यह लगता है कि बीजेपी, जिसका सक्सेस रेट इस बार 90% रहा है, उन्होंने शायद किसी भी विधानसभा चुनाव का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। क्या वो नीतीश कुमार को एक पूरा टर्म खत्म करने देगी? इसका जवाब है हाँ, देना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार को इतना बेहतरीन मैंडेट मिला है कि उनके खिलाफ जाने का मतलब है महिलाओं और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के खिलाफ चले जाना। नीतीश के अलावा और कोई ऑप्शन दूर दूर तक बिहार की पॉलिटिक्स में है क्या संजू बाबा? नहीं। आनंद बख्शी साहब ने 1980 में लिखा था कि शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। और सही बात है, कोई ना कोई चीज कभी ना कभी तो टूटेगी। रेसलमेनिया में अंडरटेकर की विनिंग स्ट्रीक भी टूट गई। वर्ल्ड कप में इंडिया की पाकिस्तान के ऊपर विनिंग स्ट्रीक टूट गई। जिनको लगता था कि उनका प्यार ही सच्चा है और अच्छा है, उन लोगों के दिल भी टूट गए। लेकिन नीतीश कुमार की विनिंग स्ट्रीक आज भी सलामत है। 19 नवंबर था कल, यानी 19 नवंबर के ही दिन इंडिया 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप हारी थी। लोगों को अब ये लग रहा है, अफवाह फैलानी लोगों ने शुरू कर दी है कि अगर उस मैच में नीतीश बाबू को खिला लेते तो हम उस दिन भी ना हारते। अंग्रेजी में भी कहा जाता है कि डेथ एंड टैक्सेस परमानेंट होते हैं। इसमें आप चाहो तो ऐड करके लिख सकते हो कि डेथ, टैक्सेस और बिहार में नीतीश कुमार परमानेंट है। अगर आज चाणक्य जिंदा होते तो आकर नीतीश को शाबाशी देते, क्योंकि बिहार वालों ने चुनाव दर चुनाव ये साबित कर दिया है कि क्यों करें विचार, ठीक ही तो है नीतीश कुमार। और अगर आपको लगता है कि अब आने वाले टाइम में कुछ बदलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने के हिसाब से बिहार में नीतीश कुमार का कोई विकल्प मौजूद ही है क्या संजू बाबा? नहीं। मैं आपको कल यही मिलूंगा न्यूज़ 18 इंडिया पर लेकर वायरल बात मेरे यानी रौनक के साथ। स्क्रीन पर आपको हमारे यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया हैंडल्स दिख रहा होगा। प्लीज फॉलो मत करना। क्यों बोला मैंने? कलयुग है, इंसान को जो बोलो उसका उल्टा ही करता है। इसीलिए कल मिलते हैं 8:25 यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। किशोर जी आ गए ना? हाँ, 100 बात की एक बात, या मेरे को तो नहीं करना शो?